नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे क्रैश कोर्स डे नंबर 15 में। तो ये हमारा BFM वन लाइनर विथ MCQ सेशन है, डे नंबर 15। और हम लोग दोस्तों अपने फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन को, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में रोका था वहाँ से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट्री बेसिस फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप गुड्स किसी को बेच रहे हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री में। तो दोस्तों दो तरीका है बैंक आपके पेमेंट प्रोसेस को हैंडल करेगी, ठीक है। दो तरीका में क्या क्या तरीका है वो मैं समझाता हूँ। यदि बायर जो है तुरंत पेमेंट दे दे तो बैंक जो है बिल को खरीद लेती है, जिसे कहते हैं पेमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेकेंड पेमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, DAP कहा जाता है। तो इसको बिल ड्रॉन ऑन साइट कहते हैं, मतलब तुरंत पेमेंट मिल जाए बायर से इमीडिएटली, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसे DAP कहते हैं, समझे। मैंने आपको साइट बिल बताया भी था। और एक होता है यूजांस बिल, मतलब कि बायर जो है बाद में पे करे तो बैंक आपको पैसा दे देगी लेकिन इन एक फ़ी चार्ज करेगी, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो दो तरह का होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। और उसमें डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस यानी DA में बैंक जो है फ़ी चार्ज करेगी आपसे। नेक्स्ट है रिस्क इन नॉन LC कवर्ड एक्सपोर्ट। क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि यदि मान लीजिए कि आप LC लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज़ नहीं करते अपने एक्सपोर्ट के लिए तो ज़्यादा चांस है कि बायर आपको पे ना करे, ठीक है। तो आप गुड्स मान लीजिए किसी फॉरेन बायर को दे रहे हैं बिना LC यूज़ किए, तो वो डिले कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है पेमेंट करना, जिससे आपको फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। रिस्क मिटिगेशन की बात करें तो दोस्तों ये जो नॉन पेमेंट का रिस्क है, इसको मिटिगेट करने के लिए बैंक इंश्योरेंस ले सकती है ECGC से। तो आज हम लोग ECGC को समझेंगे, तो आपको बेसिक समझ में आएगा कि ECGC का क्या रोल है, ठीक है। तो ये जो ना पे होने का जो रिस्क है उससे बचने के लिए बैंक इंश्योरेंस ले सकती है ECGC से। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने कार को इंश्योर कर सकते हैं ताकि एक्सीडेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो सकें, उसी तरह बैंक जो है इंश्योर करती है कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को, ताकि रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट से प्रोटेक्ट हो सकें, ठीक है। तो दोस्तों बात करें स्पेशल कंसिडरेशन की, तो यदि मान लीजिए कि आप एक कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो आपको वहाँ पे एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज चाहिए होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक कंट्री को अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो जो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस है उससे वो बायर को हेल्प करता है यदि मान लीजिए कि कुछ कंट्री में इशू हो जाए उससे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो अप एंड विजिलेंस बाय बैंक, यानी बैंक एक्टिवली चेक करेगी कि यदि बैंक विल एक्टिवली चेक यदि आपके जो बायर है वो टाइमली पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिमाइंड करेगी उन्हें यदि वो पे नहीं कर रहे हैं, तो आपके बैंक आपके फॉरेन बायर को कॉन्टेक्ट करेगी, उन्हें रिमाइंड करेगी अबाउट द पेमेंट। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड अंडर LC। तो दोस्तों जब आप LC को यूज़ करते हैं तो बैंक डॉक्यूमेंट को चेक करेगी और आपको पे करेगी इससे पहले कि बायर आपको पे करे। नेक्स्ट है कॉम्प्लायंस विद UCPDC। इसका क्या मतलब हुआ कि दोस्तों कुछ इंटरनेशनल रूल्स हैं जो कि बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो एक्सपोर्ट पेमेंट को हैंडल करती है, ताकि फेयरनेस को इंश्योर कर सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंप्लायंस विद UCPDC। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। तो इससे पहले कि बैंक आपको पे करे वो केयरफुली देखती है कि डॉक्यूमेंट को, ताकि मिस्टेक को अवॉइड कर सके, प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। मान लीजिए कि आपको पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 आइटम का, लेकिन डॉक्यूमेंट में मात्र 5 का लिखा हुआ है, तो बैंक जो है उस मिस्टेक को कैच करेगी इससे पहले कि आपको पे करेगी। नेक्स्ट है इशूइंग बैंक राइट टू रिफ्यूज़ पेमेंट। यदि डॉक्यूमेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें मिस्टेक है तो बैंक चूज़ कर सकती है कि आपको पे ना करे, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए कि आपको पेमेंट मिलने वाला था 10 तारीख को, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट कहता है 20 तारीख को, तो बैंक रिफ्यूज़ करेगी कि आपको पेमेंट ना करे, पेमेंट नहीं करेगी आपको बैंक जब तक आप मिस्टेक को करेक्ट ना कर लें। पहला सवाल, व्हाट डज अ बैंक डू विद बिल ड्रॉन ऑन साइट। तो जो कि बिल ड्रॉन ऑन साइट है तो बैंक क्या करती है, उसे तुरंत परचेज कर लेती है, राइट, क्योंकि तुरंत पेमेंट मिल जाता है उसे। नेक्स्ट है कि बैंक जो बिल यूजांस पे ड्रॉ होता है उस पर क्या होता है, तो दोस्तों उस केस में डिस्काउंट कर लेती है बैंक। दो चीज़ होता है, एक परचेज करना, एक डिस्काउंट करना। तो डिस्काउंट करने का मतलब क्या हुआ कि एक फ़ी चार्ज कर लेती है, किससे, यानी जिसको पैसा बैंक दे रही है उस बिल के बिहाफ पे, उस इनवॉइस के बिहाफ पे उससे एक फ़ी चार्ज कर लेती है, जिसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट क्यों नहीं कवर, जो वैसा एक्सपोर्ट जो कि LC के अंदर कवर नहीं है वो हायर रिस्क क्यों है उसमें। पहला है लो प्राइस नेगोशिएशन, हाई डॉक्यूमेंटेशन फ़ी, यस डिफ़ॉल्ट होने का बहुत चांस रहता है, ऑप्शन C सही जवाब है। नॉन LC कवर्ड एक्सपोर्ट में किस तरह का डॉक्यूमेंट ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट पोज करता है, डॉक्यूमेंट सेकंड पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ओपन अकाउंट। तो दोस्तों देखिए नॉन LC कवर्ड एक्सपोर्ट में ना हमारा जो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, वो ज़्यादा रिस्क पोज करता है। नेक्स्ट है ECIB WTPS स्टैंड क्या होता है, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस बैंक होल्ड टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट, इस हम लोग बात करेंगे। दोस्तों एक्सपोर्टर को क्या एडवाइस किया जाता है, क्या ले वो रिस्क कवरेज के लिए, तो बायर वाइज पॉलिसी लें, ठीक है।
अब दोस्तों ये रजिस्टर्ड कवर क्या होता है, इसके बारे में आप फॉलोअप की बात करते हैं। तो बैंक एक्टिवली क्या करे, तो बैंक फॉलोअप करे पेमेंट के लिए, ठीक है। बैंक जो है कब एडवाइस करे, ड्यू डेट फॉर बिल परचेज या डिस्काउंट, यानी बिल जो परचेज की बैंक बिल परचेज कब करती है, बताए ना आपको, बिल परचेज तब करती है जैसे साइड बिल होता है तो वहाँ बिल परचेज होता है, यहाँ पे यूजांस बिल होता है वहाँ बिल डिस्काउंटिंग होता है। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया। तो दोस्तों बैंक क्या एडवाइस करे, कब बैंक एडवाइस करे, ड्यू डेट बिल परचेज या डिस्काउंटिंग के लिए, आफ्टर पेमेंट इज रिसिव्ड, बिफोर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, बिफोर नेगोशिएशन, इररिलेवेंट टू द प्रैक्टिस। दोस्तों नेगोशिएशन से पहले बैंक जो है एडवाइस करे ड्यू डेट। दोस्तों नेगोशिएशन कब होता है, बिफोर एलसी इशुएंस, आफ्टर पेमेंट इज रिसीव्ड, व्हेन द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट अंडर एलसी आर प्रेजेंटेड इन फाइनेंस बाय बैंक। तो अभी मैंने आपको बताया कि नेगोशिएशन कब होता है, जब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो एलसी के अंदर है उसे प्रेजेंट किया गया और उसे बैंक फाइनेंस कर रही है, तब होता है। क्रूशियल क्या है नेगोशिएशन होने से पहले, स्पीड ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस, स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी करना बहुत जरूरी है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लाइंस विद यूजीपीडीसी, क्यों यूजीपीडीसी कॉम्प्लाइंस मैंडेटरी है, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आप पे करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिम्बर्स करेंगे बेस्ड ऑन स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट। यूजीपीडीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है, ताकि नेगोशिएशन टाइम बढ़ाएं, डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई करना। दैट्स वाई डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने से आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, जिसको हम सुधार सकते हैं। क्या होगा यदि डिस्क्रिपेंसी है डॉक्यूमेंट में, तो फास्टर रिम्बर्समेंट, हायर नेगोशिएशन। तो इशूइंग बैंक रिफ्यूजिंग, यस यदि मान लीजिए कुछ हमारा गड़बड़ रहा, मिस्टेक रहा डॉक्यूमेंट्स में, डिस्क्रिपेंसी रहा डॉक्यूमेंट में, तो जो इशूइंग बैंक है वो रिफ्यूज़ करेगी पेमेंट करने से, रिम्बर्स करने से। इशूइंग बैंक के कभी रिफ्यूज़ करेगी पेमेंट को, कभी नहीं, जब भी डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट रहेगा तो इशूइंग बैंक वहाँ रिफ्यूज़ करेगी। दोस्तों केयरफुल डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी बहुत जरूरी है नेगोशिएशन से पहले, ताकि आप डिस्क्रिपेंसीज को अवॉइड कर सकें, ठीक है। अब जरा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस। इसे समझते हैं और इसमें जो पॉइंट्स है उसे समझते हैं दोस्तों। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये वाला। सबसे पहला है कि रीज़न फॉर कलेक्शन बेसिस का क्या कारण है। जैसे मान लीजिए कभी बैंक जो है आपको तुरंत, कभी क्या होता है कि बैंक आपको तुरंत पे नहीं करेगी जो भी पैसा आपने भेजा, वो क्या करती है बायर से पहले पैसा कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये होता है कुछ रीज़न से। तो सबसे पहला जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर समझाया जा रहा है, जैसे सबसे पहला रीज़न है कि आप जो है अपना लिमिट तक रीच कर चुके हैं इमीडिएट पेमेंट का, या मान लीजिए पेमेंट डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है, तो यही सब कारण होता है। रीज़न फॉर कलेक्शन बेसिस समझे, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी गुड्स को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद वो माल पहुंच गया विदेश में। अब वो बैंक जो है कभी क्या करती है कि आपको तुरंत पेमेंट दे देगी और बाद में वो जो बायर है उसे पैसा कलेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि पहले कलेक्ट करके फिर आपको पेमेंट करेगी। ऐसा दो कारण से हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि आपने जो एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट है उसको फुल्ली यूज कर लिया हो। दूसरा कारण है कि जो डॉक्यूमेंट है वो एलसी के अंदर जो है वो डिस्क्रिपेंट हो, कुछ गड़बड़ हो उसमें, ठीक है। तो यही कारण है डिलेड रियलाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस फैसिलिटी। तो बैंक कभी आपको पैसा दे देगी एडवांस में जब वो फुल पेमेंट का वेट करेगी बायर से, उसे कहते हैं एडवांस फैसिलिटी। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपने गुड्स भेज दिया, बैंक आपको कुछ पैसा दे दिया अपफ्रंट, चाहे वो बोरोवर ने अभी तक पेमेंट किया हो या ना किया हो। इससे क्या होता है कि जो आपका इमीडिएट फाइनेंशियल नीड है उसको आप कैटर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, बैंक ऑफर फॉरेन करेंसी लायबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड। अब जरा बात करते हैं, हाँ यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट फॉर एडवांस अप टू ट्रांजिट पीरियड। इसको मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट बियॉन्ड ट्रांजिट पीरियड, मान लीजिए कि यदि लंबा समय लग रहा है बायर को पे करने में तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ठीक है। जो पैसा बैंक आपको दिया है उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे यदि बायर को लंबा समय लग रहा है, ठीक है। तो बैंक जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी यदि वेरी लॉन्ग टाइम लगेगा बायर को गुड्स के लिए पे करने के लिए, तो वही होता है इंटरेस्ट रेट बियॉन्ड ट्रांजिट पीरियड। तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड होता है, इसको लोग ट्रांजिट पीरियड बोलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट में आरबीआई का गाइडलाइन होता है और बैंक का प्रिस्क्राइब रेट होता है। फिर दोस्तों एनटीपी की बात करें, एनटीपी क्या होता है, जितना टाइम बैंक वेट करेगी बायर्स का पेमेंट का, वो स्टार्ट तब होता है जब उसने पेमेंट डॉक्यूमेंट रिसीव किया। जैसे मान लीजिए कि बैंक को डॉक्यूमेंट मिल गया महीने के पहले तारीख में और वो 10 दिन वेट की, तो ट्रांजिट पीरियड कितना हो जाएगा, 10 दिन का हो जाएगा, समझे। तो एनटीपी स्टार्ट कब से होता है, एनटीपी स्टार्ट होता है जिस दिन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया बैंक में। सो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट बियॉन्ड ट्रांजिट पीरियड, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरेस्ट बियॉन्ड ट्रांजिट पीरियड। होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। अब एनटीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। हाउ डू वी कैलकुलेट द एनटीपी, कलेक्शन बेसिस का क्या रीज़न है, डॉक्यूमेंट हैंडल करना क्यों ज़रूरी है, क्यों सही से डॉक्यूमेंट हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। ऑल दिस पॉइंट आई हैव मेड यू क्लियर।
तो एनटीपी का एक और मतलब एक और मतलब समझ लीजिए, जितना टाइम बैंक वेट करती है बायर्स का पेमेंट जब से शुरुआत होता है, ठीक है, बायर के पेमेंट स्टार्ट होने से जब वो पेमेंट डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद उसे एनटीपी कहा जाता है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन एट द ब्रांच फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एनटीपी कब से स्टार्ट होता है ये बताया गया है, और वो ट्रांजिट पीरियड एक टर्म होता है, ठीक है। दो टर्म को याद रखिएगा। अब बात करते हैं डेलीगेटेड सैंक्शनिंग पावर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए, यहाँ लिखा था कंसेशनल इंटरेस्ट रेट फॉर एडवांस अप टू ट्रांजिट पीरियड, ठीक है, डीपी बिल। तो यदि डीपी बिल रहे, डीपी बिल समझते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट यानी कि साइड बिल। साइड बिल यानी कि वो बिल जिसको जैसे ही प्रेजेंट किया जाएगा तुरंत आपको पेमेंट मिल जाएगा बायर से। तो यदि डीपी बिल हो तो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट रहता है, कब तक का, ट्रांजिट पीरियड तक का। ट्रांजिट पीरियड का मतलब समझते हैं ना, ट्रांजिट पीरियड वो पीरियड होता है जितना दिन बैंक वेट करती है कि उसके पास डॉक्यूमेंट आ जाए, ठीक है, तो वो ट्रांजिट पीरियड होता है। तो तब तक का कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लगाती है। और यदि वो यूजांस बिल हो, यूजांस बिल समझते हैं कि नहीं, यूजांस बिल का मतलब क्या होता है, यूजांस बिल मतलब कि जिस बिल का पेमेंट जो है बायर देगा लेकिन तुरंत नहीं देगा, कुछ दिनों बाद देगा। मैंने आपको पहले ही समझाया है, इसको डीए बिल भी कहा जाता है। तो यूजांस बिल में ट्रांजिट पीरियड भी जुड़ेगा, प्लस यूजांस पीरियड भी जुड़ेगा, प्लस ग्रेस पीरियड जुड़ेगा, तब तक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो समझिए, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का अलग अलग मायना है फॉर द डीए बिल एंड डीपी बिल। डीपी बिल के लिए अप टू ट्रांजिट पीरियड ओनली, एंड फॉर डीए बिल ट्रांजिट पीरियड प्लस यूजांस पीरियड प्लस ग्रेस पीरियड, ऑल द थ्री थिंग्स आर इंक्लूडेड। ये क्लियर है? तो ये हमारा है कंपटीशनल ऑफ ट्रांजिट पीरियड, दैट इज कॉल्ड एनटीपी, नोशनल ट्रांजिट पीरियड कहा जाता है इसके। अब जरा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा डेलीगेटेड सैंक्शनिंग पावर। देखिए दोस्तों, जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ सबसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है कि साइड बिल के लिए कैसे हम लोग एनटीपी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, यूजांस बिल के लिए कैसे करेंगे। डेलीगेटेड सैंक्शनिंग पावर का मतलब क्या होता है, जितने भी बैंक ब्रांच है ना, वो डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको एडवांस देना है कि नहीं देना है अगेंस्ट द मनी दे आर वेटिंग फ्रॉम द बायर। मतलब जो पैसा उससे बायर से मिला नहीं अभी तक, वो वेट कर रहा है कि बायर से मिलेगा, तो आपको एडवांस देना है या नहीं देना है वो सब बैंक डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कुछ ब्रांच को स्पेशल परमिशन चाहिए होता है आपको पैसा देने के लिए एडवांस में, ठीक है। तो ब्रांचेज नीड प्रॉपर डेलीगेटेड पावर टू ग्रांट एडवांस अगेंस्ट कलेक्शन बिल। तो ये क्लियर हो गया, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। आप सबसे पहले समझिए कि कंसाइनमेंट बेसिस का नेचर क्या होता है। देखिए, आप डायरेक्टली गुड्स ना बेचकर, ठीक है, आप उसे दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं ताकि कोई वहाँ पे ट्राई करे और उसे सेल करे। डायरेक्टली आप नहीं भेज रहे हैं, आप दूसरे कंट्री में मात्र भेज रहे हैं कि वहाँ पे वो बिके। जैसे मान लीजिए कि आप कपड़ा भेजते हैं किसी दूसरे कंट्री के स्टोर को, तो वो लोग सेल कर रहे हैं और आपको पेमेंट तभी मिलेगा जब वो बेच देंगे। तो यही होता है कंसाइनमेंट बेसिस, यानी गुड एक्सपोर्टेड ऑन कंसाइनमेंट फॉर अप्रूवल एंड सेल अब्रोड, ठीक है। तो रेमिटेंस प्रोसीड बाय ओवरसीज एट द एक्सपोर्टर रिस्क। तो ये किसके रिस्क पे है, एक्सपोर्टर के रिस्क पे है। नेक्स्ट बात करते हैं रेमिटेंस एंड रिटर्न ऑफ गुड। तो यदि ओवरसीज स्टोर ने गुड्स बेच दिया तो वो आपको पैसा भेज देंगे, यदि वो आइटम बेच नहीं पाए तो वो आपको आइटम ही भेज देंगे वापस। समझे बात? क्योंकि नहीं, आपने गुड्स भेजा उन्हें कि जाओ तुम इसे बेचो अपने देश में, यदि उसने बेच दिया तो आपको पैसा भेज देंगे, यदि नहीं बेचा तो गुड्स ही वापस भेज देंगे, ठीक है। तो यही होता है रेमिटेंस एंड रिटर्न ऑफ गुड्स। तो मान लीजिए कि स्टोर ने आधा कपड़ा भेज दिया तो आपको पैसा भेज देंगे उनके लिए, और जो अनसोल्ड क्लॉथ है वो रिटर्न कर देंगे। अब जरा डॉक्यूमेंट हैंडलिंग की बात करें तो दोस्तों, जो भी बैंक फॉरेन कंट्री की रहेगी वो डॉक्यूमेंट्स, जो गुड्स का डॉक्यूमेंट है जिसने आपने कंसाइनमेंट पे भेजा है उसको हैंडल करेगी। वो आपको कुछ पैसा एडवांस में भी दे सकती है। तो बैंक जो है सारे डॉक्यूमेंट्स का चार्ज लेगी, ठीक है, जितना भी क्लॉथ आपने भेजा है, और वो आपको कुछ मनी अपफ्रंट दे देगी कि उसे वापस पे करें यदि जब वो स्टोर से कलेक्ट कर ले। तो ये पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज के लिए विशेष ऑफर है, 50% का डिस्काउंट हमारे सभी कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। यदि आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए, इस तरह का वन लाइनर PDF विद MCQ, जिसमें मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक पॉइंट को, हर एक चैप्टर के लिए इस तरह का वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, और आपको 2000+ MCQs चाहिए, फॉर्मूला PDF चाहिए, तो हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल हो जाइए। क्रैश कोर्स में आपको हर एक वो चीज़ मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम लोग वही फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है और कुछ क्वेश्चन आपको वन मार्क्स के सिंगल बिना ऑप्शन के रहेंगे, आपको पता होगा। तो हमारा क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है दैट विल हेल्प यू टू क्रैक द CIB इन वन गो। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स, यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल आवर ऐप लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। और 50% का डिस्काउंट के लिए आप दिवाली 50 कूपन कोड को यूज करें हमारे
हमारे ऐप पे। अब इस आपको इंस्टेंट 50% डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वाई एन एक्सपोर्टर ऑप्ट फॉर कलेक्शन बेसिस फॉर पेमेंट, ताकि एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट को यूटिलाइज कर सकें। किस सिचुएशन में डॉक्यूमेंट जो एलसी के अंदर है उसको वुड लीड्स टू एडवांस अगेंस्ट कलेक्शन बिल। तो जब डॉक्यूमेंट को एलसी जब डिस्क्रिपेंट होता है ना, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हो, डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो, तो वहाँ पे वैसे सिचुएशन में जो डॉक्यूमेंट एलसी के अंदर होता है उसी कारण से एडवांस अगेंस्ट कलेक्शन बिल्स के अगेंस्ट एडवांस लिया जाता है। मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है कि व्हेन माइट एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट डिलेड रियलाइजेशन अगेंस्ट कलेक्शन बिल। तो एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करते हैं डिलेड रियलाइजेशन एंटिसिपेटिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। वो एंटिसिपेट करने की फॉरेन करेंसी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, तो एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करेंगे डिलेड रियलाइजेशन अगेंस्ट कलेक्शन बिल। किस तरह का फैसिलिटी बैंक ऑफर करती है अगेंस्ट कलेक्शन बिल? तो इसमें कंसेशनल रूपी फाइनेंस ऑफर करती है। क्या होता है फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को इन द केस ऑफ एडवांस अगेंस्ट कलेक्शन बिल? तो ये जो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी होती है वो फिक्स नहीं होती है। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का ऑफर किया जाता है एडवांस अगेंस्ट कलेक्शन बिल। तो अप टू द ट्रांजिट पीरियड फॉर डीपी बिल एंड एक्सटेंडेड पीरियड फॉर यूजांस बिल। मैंने आपको बताया है कि डीपी बिल के लिए ट्रांजिट पीरियड होता है और एक्सटेंडेड पीरियड में एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब ट्रांजिट पीरियड प्लस यूजांस पीरियड प्लस ग्रेस पीरियड, ये तीनों का सम होता है किसके लिए? हमारे डीए बिल के लिए यानी यूजांस बिल के लिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट बियॉन्ड ट्रांजिट पीरियड। कौन डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेट बियॉन्ड स्पेसिफिक पीरियड फॉर एडवांस अगेंस्ट कलेक्शन बिल? तो आरबीआई का गाइडलाइंस और बैंक का जो प्रिस्क्राइब रेट है वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है एनटीपी कब स्टार्ट होता है एडवांस अगेंस्ट कलेक्शन बिल के लिए? जिस दिन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया ब्रांच में कलेक्शन के लिए उस दिन से एनटीपी स्टार्ट होता है यानी नोशनल ट्रांजिट पीरियड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है क्यों ये जरूरी है ब्रांचेस को कि प्रॉपर डेलीगेटेड पावर हो एडवांस के लिए अगेंस्ट कलेक्शन बिल, ताकि वो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के रूल्स के कंप्लाई कर सकें। क्यों कुछ बैंक रेस्ट्रिक्ट करती है सेंसनिंग अथॉरिटी फॉर एडवांसिंग अगेंस्ट बिल? क्योंकि दोस्तों सेंसनिंग अथॉरिटी अलग अलग होती है सभी बैंकों के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ कंसाइनमेंट बिल की। तो प्राइमरी पर्पस क्या है? गुड्स जो एक्सपोर्ट किया जाता है कंसाइनमेंट बेसिस पे। तो कंसाइनमेंट बेसिस पे जो गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है उसका प्राइमरी पर्पस है अप्रूवल एंड सेल अब्रोड। अप्रूवल एंड सेल अब्रोड यही होता है हमारा। कौन सा रिस्क एसोसिएटेड होता है? रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड इन कंसाइनमेंट बिल। तो दोस्तों हाई रिस्क होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड समझते हैं ना कि जो भी सामान हमने भेजा किसी विदेशी व्यापारी को कि लो तुम अपने कंट्री में बेचो, तो वहाँ पे रिस्क तो होगा ही ना ऑब्वियसली। क्या वो बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा? सारा गुड्स कहीं वापस हम ही को नहीं मिल जाए, ठीक है। तो ये रेमिटेंस एंड रिटर्न ऑफ गुड्स। तो कब अनसोल्ड गुड रिटर्न कर दिया जाएगा एक्सपोर्टर को इन कंसाइनमेंट बेस्ड एक्सपोर्ट? तो ज़्यादा विद इन 9 मंथ, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आगे का जो कंटेंट है, जो हमारा थ्योरी पोर्शन है, वो हमारे पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेस टू ऑल दिस कंटेंट्स, यू जस्ट इनरोल इन आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम और कैप्सूल पीडीएफ प्रोग्राम फॉर दिस टाइप ऑफ पीडीएफ। थैंक यू।